नमस्कार दोस्तों। संगम नगरी यानी प्रयागराज का नाम तब इलाहाबाद हुआ करता था। संगम के तट का पानी बिल्कुल शीशे की तरह साफ हुआ करता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और वहाँ के छात्रों की हुंकार पूरे यूपी में गूंजती थी। बात आती है 1980 की। इलाहाबाद पूरी तरह से बदल रहा था। वहाँ पर नए कॉलेज स्थापित हो रहे थे, नए नए उद्योग स्थापित। इलाहाबाद के छात्र नेता और शहर के दबंग लोगों में दौलतमंद बनने की चाहत बुलंद हो रही थी। इसी दौर में चकिया मोहल्ले में रहने वाले फिरोज तांगेवाले का बेटा अतीक अहमद सुर्खियों में आता है। साल 1979 में अतीक अहमद, चकिया मोहल्ले का वो लड़का जिसके पिता तांगा चलाते थे रेलवे स्टेशन पर, वो हाई स्कूल में फेल हो जाता है। बेटे के सिर पर जल्दी अमीर बनने का जुनून सवार था। महज 17 साल की उम्र में उसके ऊपर हत्या का आरोप लगता है। उसके बाद उसके गुनाहों का धंधा वक्त के साथ फलता फूलता रहा। किया तथा उसके आसपास इलाकों में रंगदारी वसूलने लगा। लेकिन उस वक्त एक ऐसा शख्स भी था जिसको अतीक अहमद की दबंगाई अखरने लगी थी। पुराने इलाहाबाद में उस वक्त चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। लोग बताते हैं पुलिस भी उस दबंग के इलाके में जाने से डरती थी। अगर कोई पुलिस वाला गलती से चला भी गया तो चांद बाबा के गुंडे उसे पीट कर वापिस भेज देते थे। यानी कि चांद बाबा के छोटे से गैंग के सामने वो 20 साल का लड़का अतीक अहमद खुद को उससे बड़ा गुंडा साबित करने में पूरी कोशिश लगा रहा था। मतलब यहाँ पर कहा जाए कि लोहे से लोहे को काटने की पूरी कोशिश कर रहा था। ऐसा काम करने में उसमें से उसको पुलिस और उस दौर के कुछ जो नेता थे छोटे मोटे, वो उसका पूरा साथ दे रहे थे। स्थानीय पुलिस नेता और बदमाशों के इसी काकताल के दम पर अतीक अहमद गुनाहों का हमसाया बनता चला गया। बाहुबली और 80 से ज्यादा मुकदमों में अतीक अहमद के दर्जनों किस्से हैं। गुनाहों की दुनिया में जाने के बाद ही उसने अपना राजनीतिक गठजोड़ इतना मजबूत कर लिया था कि एक बार जब उसे पुलिस उठा ले गई तो उसने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। बात है 1986 की। यूपी में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। के अतीक अहमद का गैंग पुलिस के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका था। उस समय पुलिस अतीक को गली गली ढूंढ रही थी। एक दिन पुलिस ने उसे उठा लिया और पुलिस वाले उसे थाने नहीं ले गए। किसी को खबर नहीं लगी कि आखिर हुआ क्या। सबने समझा सब अतीक का काम तमाम हो चुका। लेकिन तभी दिल्ली से एक फोन आता है, जो कि फोन एक सांसद का था और वो जो सांसद था वो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेहद करीबी था। और उस समय पुलिस को अतीक अहमद को छोड़ना पड़ गया। उस समय पुलिस और नेताओं को एहसास भी नहीं था कि अतीक अहमद सिर्फ चांद बाबा ही नहीं बल्कि आगे चलकर कानून के लिए बड़ी चुनौती बनने वाला है। उसके बाद अतीक अहमद और चांद बाबा दोनों का चुनाव लड़ा। अतीक अहमद जीत गया और चांद बाबा हार गए। 1989 में चुनाव जीतने के कुछ ही महीनों बाद चांद बाबा की हत्या कर दी जाती है। बीच चौराहे भरे बाजार। सिर्फ पुराने गैंगस्टर की हत्या नहीं है बल्कि नए गैंगस्टर के बाहुबल का उदय था। उसके बाद अतीक अहमद का खौफ इस कदर फैला कि इलाहाबाद में लोग विधायक की सीट का टिकट लेने की हिम्मत नहीं करते थे। इसलिए वह 1991 और 1993 में वह निर्दलीय चुनाव जीता। इसी बीच उसकी समाजवादी पार्टी से नजदीकियां बढ़ गई। 1996 में समाजवादी पार्टी ने उसे टिकट दिया और वह चौथी बार विधायक बना। 1999 में उसने अपना दल का हाथ थाम लिया। 2004 में अतीक अहमद ने पूरी दुनिया को हिला देने वाली घटना को अंजाम दिया। 2004 में उसने फिर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और फूलपुर से सांसद का चुनाव जीत गया। अतीक अहमद के सांसद बनने के बाद इलाहाबाद में सिम सीट खाली हो गई तो उसने अपने भाई खालिद अजीम और अशरफ को चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन अतीक का भाई बीएसपी के राजूपाल से 4000 वोटों से हार जाता है। राजूपाल, जो कि कभी बाहुबली अतीक अहमद का दाहिना हाथ हुआ करता था। उस समय राजूपाल पर 25 मुकदमे दर्ज थे। राजूपाल के हाथों अपने भाई की हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई। अक्टूबर 2004 राजूपाल विधायक बन जाता है, लेकिन अतीक उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। नवंबर 2004 यानी विधायक बनने के 2 महीने बाद अतीक अहमद के गैंग ने बीएसपी विधायक राजूपाल के साथ वो किया जिसे सुनकर आज भी लोग खौफ से कांप उठते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है उमेश पाल हत्याकांड की। 25 जनवरी 2005 को राजूपाल के काफिले पर हमला होता है। राजूपाल को कई गोलियां लगी। राजूपाल के समर्थक उसे अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन अतीक के शूटर्स को ऐसा लगा कि राजूपाल अभी जिंदा है। अतीक के शूटर्स ने टेम्पो को घेर कर फायरिंग शुरू कर दी। रास्ते भर राजू और उसके साथियों पर गोलियां चलाई गई। जब तक राजू अस्पताल पहुंचता है उसे 19 गोलियां लग चुकी होती हैं। डॉक्टरों ने राजूपाल को मृत घोषित कर दिया। दोस्तों, अब बात आती है उमेश पाल हत्याकांड की। तो पूर्व विधायक राजूपाल की हत्या के बाद उमेश पाल ही मात्र एक ऐसा गवाह था जो अतीक अहमद के खिलाफ मोर्चा संभाले था। 2005 से लेकर 2023 तक उमेश पाल अकेले अतीक से मोर्चा लेता रहा। उमेश ने मरते दम तक राजूपाल से दोस्ती निभाई। 24 फरवरी 2023 को 18 साल बाद राजूपाल की तरह उमेश पाल को गोलियों से भून दिया गया। तो आइए एक नजर डालते हैं उमेश पाल हत्याकांड की वारदात को कैसे अंजाम दिया जाता है। जैसे ही उमेश पाल अपनी गाड़ी से घर के पास पहुंचते हैं, गाड़ी का दरवाजा खुलता है। आगे से सुरक्षाकर्मी तथा पीछे से उमेश पाल बाहर आता है। तभी वहां से पहले घात लगाए बैठे हमलावर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। उमेश पाल को गोली लगती है, वो वहीं गिर जाते हैं। सुरक्षाकर्मी कुछ समझ पाता तब तक ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगती हैं। इतना ही नहीं, एक शूटर तो बम से भरा हुआ झोला लेकर घूम रहा था। वो लगातार चारों तरफ बम की बारिश करता रहता है। उसके बाद तीनों हमलावर कार पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। ऐसा कुछ सीन था उमेश पाल हत्याकांड का।
उमेश की हत्या के बाद उसके परिजनों ने सीधा अतीक अहमद पर जेल से हत्या कराने का आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर का इंतजार छोड़ कार्यवाही शुरू कर दी। अतीक अहमद को 2 बेटों और उसके साथ 2 दोस्तों को भी उठा लिया।